इस दुनिया में भगवान ने पहले इंसानों को बनाया और फिर उन्होंने चुड़ैलों यानी विचेस को बनाया। चुड़ैलों को शक्तियां दी गईं और उन्हें इंसानियत की मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया था। चुड़ैलों ने भी खुशी खुशी इंसानों की दोस्ती के भाव से उनकी मदद करने के लिए हामी भर दी। लेकिन फिर 15वीं सदी आई और हाल के समय में एक लड़का जिसका नाम एडोनिस है और एक चुड़ैल जिसका नाम क्लोई है, दोनों साथ यात्रा कर रहे हैं। रेगिस्तान की गर्मी से एडोनिस थक चुका है और क्लोई से पूछता है कि वो क्यों जादू करके मौसम को ठंडा नहीं कर देती। क्लोई कहती है कि शायद वो ऐसा कर सकती है, लेकिन उसका जादू इसके लिए नहीं है और अभी वो नक्शे पर उनकी लोकेशन देखने में व्यस्त है। लेकिन एडोनिस पहले से ही एक कदम आगे है और वो अपने स्मार्टफोन से उनकी लोकेशन देख लेता है। क्लोई उस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि सरकार उस चीज से उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। लेकिन एडोनिस कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फोन उसने खुद बनाया है और इसमें फ्री फॉर्म समनिंग मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, जो रेडियो वेव्स की जगह मल्टी डायमेंशनल फोटॉन्स का उपयोग करता है। अगर आप समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस तरह की तकनीक को ट्रैक करना फौज के लिए भी नामुमकिन है। एडोनिस फिर क्लोई का मजाक उड़ाता है कि उसके पास एनिमे साइंस वुडू में मास्टर डिग्री नहीं है और वो अभी भी इस जमाने में पेपर मैप्स का इस्तेमाल कर रही है। एडोनिस द्वारा बेवकूफ कहे जाने पर क्लोई को अच्छा नहीं लगता और वो उसके सिर पर एक जोरदार चोट लगाती है। फिर वो एडोनिस से कहती है कि उठो और चलो, ताकि वे अपनी यात्रा जारी रख सकें। एडोनिस गुस्सा तो नहीं करता, लेकिन सवाल पूछता है कि उन्हें हमेशा भागना क्यों पड़ता है। क्लोई मुस्कुराते हुए कहती है कि वजह यह है कि वो एक चुड़ैल है और 15वीं सदी से ही लोगों की सोच ज्यादा नहीं बदली है। चुड़ैलों से अभी भी नफरत की जाती है और उन्हें शहरों में लोगों के बीच छिपकर रहना पड़ता है और पकड़े जाने पर भागना पड़ता है। हालांकि कुछ जगह चुड़ैलों को सहन करती हैं और वे वहीं जा रहे हैं। अगर वे वहां पहुंच गए तो शायद वे अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी वापस पा सकेंगे और एडोनिस के लिए एक स्कूल भी ढूंढ पाएंगे। लेकिन एडोनिस कहता है कि वो स्कूल जाने की बजाय क्लोई से ही पढ़ाई करना चाहता है। इससे क्लोई को लगता है कि शायद एडोनिस को बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं। एडोनिस हैरान होता है कि क्लोई अब भी इतनी मुस्कुराती रहती है, जबकि रेडिया साम्राज्य ने उन्हें बहुत परेशान किया है। किसी और के लिए तो यह स्वाभाविक होता कि वो पूरे साम्राज्य से नफरत करता और उसे तबाह करने में लग जाता, लेकिन क्लोई ने छिपकर जीने का रास्ता चुना है। एडोनिस इसे समझ नहीं पाता और चाहता है कि वो उन सभी इंसानों को मार डाले जिन्होंने उन्हें दुख दिया है। तभी उसे नजर आता है कि एक सैन्य दस्ता उनका पीछा कर रहा है। एडोनिस अपनी कलम निकालता है ताकि वो खुद ही उन्हें संभाल ले, लेकिन क्लोई कहती है कि वो अभी अनुभवहीन है और वो खुद ही इसका सामना करेगी। राजा को खबर मिलती है कि क्लोई को पकड़ने के लिए भेजा गया दस्ता असफल हो गया है। राजा गुस्से में संदेश लाने वाले को अयोग्य कहता है और जब वो आदमी समझाने की कोशिश करता है कि एक आइस विच को सिर्फ एक दस्ते से पकड़ना मुश्किल है, तो राजा के लोग उसे पीटना शुरू कर देते हैं। क्लोई अब तक राजा से बच निकलने में कामयाब रही है, लेकिन अब राजा ने ठान लिया है कि वो भागने नहीं देगा। वापस क्लोई की ओर आते हैं। उस दस्ते के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि वे लोग आज रात घर लौटकर खाना नहीं खा पाएंगे। क्लोई अपना जादुई डंडा रख देती है और एडोनिस से कहती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन एडोनिस नाराज है। क्यों क्लोई उसे साथ में लड़ने नहीं देती? वो दावा करती है कि एडोनिस अनुभवहीन है, लेकिन तभी एडोनिस आसमान से एक विशाल तलवार गिराता है और साबित करता है कि उसके पास पूरी काबिलियत है। असल वजह वो जानता है। क्लोई उसे इंसानों को मारने से रोकना चाहती है क्योंकि वो खुद भी इंसान है, लेकिन एडोनिस अब थक चुका है और चाहता है कि वो क्लोई की रक्षा कर सके क्योंकि वो उससे प्यार करता है। क्लोई उसे गले लगाती है और कहती है कि वो समझती है, लेकिन उनका ये भावुक मन टूट जाता है क्योंकि मरे हुए सैनिकों की मशीनों में से एक ने उनकी लोकेशन पकड़ ली और साम्राज्य उनका पता लगाकर उन्हें कैपिटल में टेलीपोर्ट करने लगता है। हरे रंग की रोशनी उन्हें घेर लेती है और वे ऊपर उठने लगते हैं। क्लोई समझ जाती है कि ये लार्ज स्केल टेलीपोर्टेशन है, जो अभी की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा उन्नत है। अब वे पकड़े गए हैं। क्लोई और एडोनिस हाथ पकड़ लेते हैं ताकि टेलीपोर्टेशन में वे एक दूसरे से अलग ना हो जाए। राजधानी में पहुंचकर राजा अपने साम्राज्य के लोगों को भाषण देता है। वो कहता है कि पहले चुड़ैलें हमें अपनी शक्ति से बचाती थीं, लेकिन हमें उनकी ताकत से जलन हुई, इसलिए हमने अपनी ताकत बनाई तकनीक के जरिए और हम आ गए हैं गियर एक्सपेंशन के युग में। अब हमारे पास हवाई जहाज हैं, ऐसी मजबूत इमारतें हैं जिन्हें कोई तूफान नष्ट नहीं कर सकता, और सबसे जरूरी, हमारे पास स्मार्टफोन है जिन पर हम वीडियो देख सकते हैं। अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। अब इंसानों को अपनी ताकत के लिए चुड़ैलों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास खुद ही इतनी शक्ति थी कि वो जी सकें। और अब जब उनके पास ये शक्ति है तो वो पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके रास्ते में सिर्फ चुड़ैलें खड़ी हैं,
क्योंकि वही उनकी सैन्य शक्ति का मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए इंसान चुड़ैलों को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। जैसे ही राजा अपना भाषण खत्म करता है, अचानक क्लोई और एडोनिस को टेलीपोर्ट करके मंच पर ला दिया जाता है। एडोनिस तुरंत समझ जाता है कि क्या हो रहा है और क्लोई को भागने का मौका देने के लिए आगे बढ़कर हमला करता है, लेकिन उसे जल्द ही गिरा दिया जाता है। क्लोई अपने सबसे प्यारे व्यक्ति एडोनिस को जमीन पर पड़े देखती है और उसकी सारी सहनशीलता टूट जाती है। इंसानों के लिए जो दया उसके दिल में थी, अब वो खत्म हो चुकी है। वो अपना सबसे ताकतवर मंत्र एब्सोल्यूट जीरो चलाने की तैयारी करती है ताकि पूरे शहर को बर्फ में जमा दे। लेकिन जैसे ही वो मंत्र पूरा करती है, कुछ नहीं होता। इंसानों ने चुड़ैलों की जादुई शक्ति को बेअसर करने के लिए एक मशीन बना ली है। अब जादू काम नहीं करता और क्लोई और एडोनिस दोनों पूरी तरह सहाय हो जाते हैं। राजा क्लोई का मजाक उड़ाता है कि उसने इंसानों की मदद की और आज वही इंसान उसे शिकार बनाकर अपने सामने झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। वो पूरे भीड़ के सामने उसकी बेइज्जती करता है, उसकी कमीज फाड़ देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इधर भीड़ ये सब देखकर ताली बजाती है और ट्विटर पर तस्वीरें अपलोड करने लगती है। एडोनिस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर से राजा पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। राजा तंग आकर आदेश देता है कि एडोनिस को मार दिया जाए। जैसे ही गार्ड बंदूक एडोनिस के सिर पर रखता है, क्लोई अपने अहंकार को छोड़कर राजा से एडोनिस की जान बख्शने की भीख मांगती है। वो झूठ बोलती है कि उसने एडोनिस का अपहरण किया था और उसे अपना गुलाम बनाकर पाला था। वो कहती है कि एडोनिस को छोड़ दो, चाहे उसके साथ कुछ भी कर लो। लेकिन राजा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और क्लोई के सिर पर तान देता है। एडोनिस बार बार जादू चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। क्लोई आखिरी बार एडोनिस की तरफ देखती है और एडोनिस को वो दिन याद आते हैं जब क्लोई ने उसे सड़क से उठाकर अपने पास रखा और पाला पोसा। लेकिन इस बार फ्लैशबैक की ताकत भी किसी काम नहीं आती। क्लोई आई लव यू कहने ही वाली होती है कि उससे पहले ही गोली चल जाती है। यह पूरे सीजन का सबसे दुखद पल है। राजा क्लोई की हत्या करने के बाद अपने सैनिकों को कहता है कि उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दो। उसका शरीर लाश का ढेर बन जाता है। एडोनिस चीख उठता है, भीड़ खुशी से चिल्लाती है और फिर एक कुल्हाड़ी लाकर क्लोई का सिर काट दिया जाता है। राजा उसका सिर ऊंचा उठाकर घोषणा करता है कि अब चुड़ैलें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन एडोनिस इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा जिस दिन उसने अपनी सबसे करीबी साथी को खो दिया। 10 साल बाद मानव दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है और लोग अब उन्हीं के हाथों पीड़ित हैं जिन्होंने चुड़ैलों को मारा था। रिया साम्राज्य की जेल में दो बहुत ही कमजोर और भूखी औरतें रोटी के एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ रही हैं। तभी एक लड़की जो जेल में रहते हुए भी अपने चेहरे को संवार कर रखती है, अपनी रोटी उन्हें दे देती है ताकि उनकी लड़ाई रुक जाए। सच कहूं तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन वो इस बात से खुश है कि कम से कम झगड़ा खत्म हुआ। उसकी दोस्त ऐना उसके पास आती है और कहती है कि वो भूखी रहते रहते और कमजोर हो जाएगी, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो ठीक है और उसके अंदर अभी भी ऊर्जा है। ऐना उसकी दया देखकर कहती है कि इतनी बुरी हालत में भी उसका दिल कितना अच्छा है। चुड़ैलें खत्म होने के बाद इंसानों ने अपनी बंदूकें एक दूसरे पर तान ली। युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ और दुनिया का हाल और भी बदतर हो गया। थोड़ी देर बाद गार्ड अंदर आता है और जोर से चिल्लाता है, कैदी नंबर 218 बाहर आओ। अब तक जिन 4 कैदियों को ऐसे बुलाया गया था वो कभी वापस नहीं आए थे। ऐना अपने हाथों की तरफ देखती है और डर जाती है क्योंकि वही कैदी नंबर 218 है। ये देखकर लड़की तुरंत अपनी संख्या बदलकर ऐना को बचा लेती है और खुद गार्ड के साथ चली जाती है। उसे कमरे में ले जाया जाता है जहां पर एक आदमी उसका मूल्यांकन करता है और कहता है, कपड़े उतारो। वो हैरान रह जाती है, लेकिन आदमी कहता है कि यही उसकी असली औकात है। फिर एक मैनेजर आता है और कहता है कि रिया साम्राज्य एक महाशक्ति है और उसके लिए उसकी एकमात्र उपयोगिता है सेक्स स्लेव बनना। उसे किसी राजा या साम्राज्य के उच्च पद वाले व्यक्ति के पास भेजा जाएगा। लेकिन लड़की हार नहीं मानती, मैनेजर की उंगली काटकर भाग जाती है और साथ ही उसका फोन भी चुरा लेती है। उस फोन से वो बाकी कैदियों को आजाद करने की कोशिश करती है। फोन में वॉइस ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए वो मैनेजर की आवाज की नकल करके सभी कैदियों की कोठरियां खोल देती है और सब मिलकर भाग निकलते हैं। भागते भागते लड़की एक बड़े दरवाजे तक पहुंचती है और उसी फोन से उसे खोल देती है। अंदर उसे एक विशाल पॉड मिलता है, लेकिन तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उसके पहले दिए गए आदेश की वजह से ये पॉड भी खुल जाता है और उसमें से एडोनिस बाहर आता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदला है।